नमस्कार और स्वागत है। सोचिए आप क्लाउड में कुछ ज़रूरी बना रहे हैं, कोई नया ऐप, कोई सिस्टम, तो आप कैसे पक्का करेंगे कि वो सेफ रहे, भरोसेमंद हो और हाँ, महंगा भी ना पड़े? ये असली चैलेंज है और यहीं पर मतलब AWS वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क आता है। आज हम इसी फ्रेमवर्क पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, वो कहती है कि ये सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि AWS क्लाउड में बढ़िया सिस्टम बनाने का एक तरह का नक्शा है। हमारा मकसद है इसके 6 पिलर्स स्तंभों को समझना और ये जानना कि ये क्यों ज़रूरी हैं, सबके लिए। बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये कोई नियमों की लिस्ट भर नहीं है। ये एक सोच है, एक तरीका है जिससे AWS में आप किसी भी सिस्टम को देखते हैं, उसे बनाते हैं और सुधारते हैं। इसे आप AWS में कामयाबी के लिए मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस का कलेक्शन कह सकती हैं। लक्ष्य है कि जो भी बने वो मजबूत हो, टिकाऊ हो। तो चलिए इस नक्शे को थोड़ा खोलते हैं। ये AWS वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क असल में है क्या चीज़? इसे AWS की क्लाउड में बनाने की नियम पुस्तिका कहा गया है। तो गाइडलाइंस, सिद्धांत, ऐसा ही कुछ? हाँ, और ये सिद्धांत मतलब ऐसे ही नहीं बन गए। ये AWS के हजारों कस्टमर्स के एक्सपीरियंस से सीख कर बनाए गए हैं। लक्ष्य एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाना है जो आज काम करे और कल भी, मतलब बढ़ सके, सेफ रहे, अच्छे से चले। AWS चाहता है कि लोग उनके प्लेटफॉर्म का बेस्ट यूज करें और ये फ्रेमवर्क उसी में मदद करता है। और ये सिर्फ बनाने तक नहीं है, जैसा आपने कहा, ये लगातार देखभाल और सुधार के बारे में भी है। अच्छा, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये भी पता चला कि पहले 5 स्तंभ थे, पर अब 6 हैं। तो ये फ्रेमवर्क भी बदलता रहता है समय के साथ। चलिए इन 6 स्तंभों को एक एक करके समझते हैं। यही तो इसकी जान है। पहला है ऑपरेशनल एक्सीलेंस, परिचालन उत्कृष्टता। सुनने में तो ये सिस्टम को चलाना, मॉनिटर करना, बदलाव ऑटोमेट करना, समस्याओं पर रिएक्ट करना, रोज के काम जैसा लगता है। हाँ, ये हैं तो रोज के काम, लेकिन सवाल ये है कि ये कितने अच्छे से होते हैं। क्या सिस्टम आराम से चल रहा है? क्या टीम उसे आसानी से मैनेज कर पा रही है? यहाँ ऑटोमेशन और मॉनिटरिंग मतलब निगरानी निगरान। बहुत जरूरी है। ऑटोमेशन से इंसानी गलतियां कम होती हैं, खासकर उन कामों में जो बार बार करने पड़ते हैं। और अच्छी मॉनिटरिंग वो आपको प्रॉब्लम होने से पहले बता सकती है या होते ही, ताकि असर कम हो। प्रोएक्टिव होना, रिएक्टिव नहीं। लेकिन ऑटोमेशन सेटअप करना, क्या ये शुरू में थोड़ा मुश्किल या महंगा नहीं होता, खासकर छोटी टीमों के लिए? ये सवाल तो बनता है। शुरू में शायद सब कुछ ऑटोमेट ना हो पाए, लेकिन AWS कई टूल्स देता है जो इसे आसान बनाते हैं, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, सिस्टम्स मैनेजर। आप छोटे से शुरू कर सकते हैं। जो काम सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं या जहां गलती हो सकती है, उन्हें पहले ऑटोमेट करें। धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अच्छी मॉनिटरिंग और अलर्ट सेट करना भी एक बड़ा कदम है। लक्ष्य परफेक्शन नहीं, लगातार सुधार है। समझ गया। तो छोटे कदमों से भी शुरुआत हो सकती है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, सिक्योरिटी, सुरक्षा। ये तो शायद सबसे मतलब जरूरी लगता है ना? डेटा सिस्टम सब सेफ रखना, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM, इंक्रिप्शन, डेटा सुरक्षा, इन सब का जिक्र है। बिल्कुल। सुरक्षा तो वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है। नींव कमजोर तो इमारत खतरे में। इसमें सिर्फ बाहरी हमले जैसे हैकिंग या वायरस, उनसे बचाव ही नहीं है, अंदरूनी प्रैक्टिसेस भी जरूरी हैं। डेटा एन्क्रिप्ट करना बहुत जरूरी है, चाहे वो सर्वर पर रखा हो, एट रेस्ट, या नेटवर्क पर जा रहा हो, इन ट्रांजिट। और एक सिद्धांत जिस पर मैं हमेशा जोर देती हूँ वो है न्यूनतम विशेषाधिकार, लीस्ट प्रिविलेज। न्यूनतम विशेषाधिकार मतलब किसी को सिर्फ उतना ही एक्सेस देना जितनी की जरूरत है। एकदम सही। किसी यूजर या सर्विस को बस वही परमिशन दे जो उसके काम के लिए जरूरी है, 1 इंच भी ज्यादा नहीं। मान लीजिए किसी डेवलपर को सिर्फ कोड डिप्लॉय करना है, तो उसे पूरा अकाउंट डिलीट करने की परमिशन क्यों दे? इससे अगर कभी कोई अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो भी जाए तो नुकसान कम रहता है। ये सीट बेल्ट जैसा है। सीट बेल्ट। लेकिन क्या ये लीस्ट प्रिविलेज कभी-कभी काम धीमा नहीं कर देता? जैसे डेवलपर्स को कुछ नया एक्सेस चाहिए तो इंतजार करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। हाँ, ये एक बैलेंस है। सिक्योरिटी और सुविधा में थोड़ा टेंशन तो रहता है, लेकिन अच्छे प्रोसेस जैसे एक्सेस रिक्वेस्ट के तेज तरीके इस मुश्किल को कम कर सकते हैं। और थोड़ी सी असुविधा उस बड़े नुकसान से बेहतर है जो सिक्योरिटी ब्रीच से हो सकता है ना।
सिक्योरिटी को बाद में जोड़ने की बजाय शुरू से डिजाइन में शामिल करना ज्यादा असरदार होता है। ये बात सही है, बाद में नहीं टाला जा सकता। तीसरा स्तंभ, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। इसमें लिखा है कि ये पक्का करता है कि सिस्टम सही से और लगातार काम करे। फेलियर से उभरना, डिमांड के हिसाब से स्केल करना, फॉल्ट टॉलरेंस डिजाइन। रिलायबिलिटी का सीधा मतलब है क्या आप अपने सिस्टम पर भरोसा कर सकती हैं। क्या वो तब भी चलेगा जब कुछ गड़बड़ हो जाए? मान लीजिए आपका एक सर्वर बंद हो गया, क्या ऐप ठप हो जाएगा या चलता रहेगा? यहीं पर फॉल्ट टॉलरेंस काम आता है। जैसे गाड़ी में स्पेयर टायर होता है, क्लाउड में आप सिस्टम को कई जगहों मतलब अवेलेबिलिटी जोन्स में फैलाकर ऐसा कर सकते हैं। एक जगह प्रॉब्लम हो तो दूसरी जगह से काम चलता रहे। स्पेयर टायर वाली बात सही है। और ये डिमांड के हिसाब से स्केल करना, इसका क्या मतलब है? सोचिए एक ई-कॉमर्स साइट। आम दिनों में ट्रैफिक ठीक रहता है, पर सेल के टाइम 10 गुना बढ़ जाता है। क्या आपकी साइट ये लोड संभाल पाएगी या धीमी होकर बैठ जाएगी? रिलायबिलिटी का मतलब है कि सिस्टम जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिकली ज्यादा रिसोर्स जोड़ ले और लोड कम होने पर हटा भी दे। इसे ऑटो स्केलिंग कहते हैं। और हाँ, अच्छी तरह टेस्ट की हुई रिकवरी प्लान्स होना भी जरूरी है। अगर कुछ बड़ा गलत हो जाए तो जल्दी वापस आ सके। तो मतलब स्थिरता, लचीलापन और रिकवरी। ठीक है। तो सिस्टम भरोसेमंद हो, लेकिन क्या वो एफिशिएंटली भी चल रहा है? यहीं पर चौथा स्तंभ आता है, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, प्रदर्शन दक्षता। इसमें कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल शामिल है। बिल्कुल। यहाँ लक्ष्य है कि सिस्टम परफॉर्मेंस दे, लेकिन रिसोर्स बर्बाद ना हो। क्या आप जरूरत से ज्यादा बड़े महंगे सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं? AWS में हजारों तरह के इंस्टेंस हैं। सही साइज चुनना जरूरी है, राइट साइजिंग। क्या आप AWS की मैनेज्ड सर्विसेज का फायदा उठा रहे हैं? मैनेज्ड सर्विसेज, इसका असली फायदा क्या है? सोचिए डेटाबेस चलाना है, आप खुद सर्वर पर इंस्टॉल और मैनेज कर सकते हैं, पैचिंग, बैकअप, सब कुछ। या फिर आप AWS RDS जैसी मैनेज्ड सर्विसेज इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें AWS ये सारे रखरखाव के काम कर देता है। आपकी टीम का टाइम बचता है, वो टाइम आपके नए फीचर्स बनाने में लग सकता है। इसी तरह सर्वरलेस तकनीकें जैसे लैम्डा या कंटेनर्स जैसे ECS, EKS भी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ इस्तेमाल हुए कंप्यूट टाइम का पैसा देते हैं। अच्छा, तो मैनेज सर्विसेज से टीम का बोझ कम होता है, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए क्या कभी-कभी ज्यादा पावरफुल और महंगे रिसोर्स नहीं चाहिए होते? यहाँ कॉस्ट का सवाल आता है। हाँ, यहीं पर वो बैलेंस आता है, परफॉर्मेंस और कॉस्ट के बीच। कभी-कभी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा खर्च जरूरी हो सकता है, पर वो सोच समझकर हो और उसकी लगातार समीक्षा हो। और ये हमें सीधे 5वें स्तंभ पर लाता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, कॉस्ट, ये तो सबका दर्द है। सामग्री कहती है, इसका मकसद है सबसे कम कॉस्ट पर बिजनेस वैल्यू देना, सही प्राइसिंग मॉडल चुनना, खर्च मॉनिटर करना, फालतू रिसोर्स बंद करना, यही सब। क्लाउड का अच्छा पार्ट है पे एज यू गो, लेकिन अगर ध्यान न दें तो बिल बहुत ज्यादा आ सकता है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ खर्च घटाना नहीं है, ये देखना है कि जो पैसा लग रहा है उससे पूरी वैल्यू मिल रही है या नहीं। कोई सर्वर है जो हफ्तों से चल रहा है पर यूज नहीं हो रहा, बंद करें। लंबे चलने वाले कामों के लिए रिजर्व्ड इंस्टेंसेस या सेविंग्स प्लान से छूट ले सकते हैं क्या? कॉस्ट एक्सप्लोरर जैसे टूल से खर्च पर नजर रखें। रिसोर्सेज को टैग करें ताकि पता चले किस प्रोजेक्ट पर कितना खर्च हो रहा है। तो ये सिर्फ बिल कम करना नहीं है। जब आप कॉस्ट ऑप्टिमाइज करते हैं तो वो पैसा बचता है, जिसे आप शायद नए फीचर्स में लगा सकते हैं। बचत को इनोवेशन में बदलना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कॉस्ट पर नजर रखना और ऑप्टिमाइज करने के मौके ढूंढना कभी खत्म नहीं होता। बहुत बढ़िया। और अब छठा, सबसे नया स्तंभ, सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता। हाँ, और बहुत जरूरी भी है। टेक्नोलॉजी, खासकर बड़े डेटा सेंटर्स काफी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। यह स्तंभ दिखाता है कि दुनिया अब इस बारे में ज्यादा जागरूक हो रही है कि हमारे टेक निर्णयों का पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। AWS जैसे प्रोवाइडर अपने डेटा सेंटरों को ज्यादा कुशल बनाने और रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहे हैं। अरे वाह! तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हम अपने कोड और आर्किटेक्चर से भी पर्यावरण पर असर डाल सकते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। यूजर्स की भी इसमें भूमिका है। क्या आप अपना काम ऐसे AWS रीजन में चला सकती हैं जो ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी यूज करता है? AWS इसकी जानकारी देता है। क्या आप कोड को और एफिशिएंट बना सकते हैं ताकि कम कंप्यूटिंग पावर लगे?
क्या ज़रूरत से ज़्यादा डेटा स्टोर कर रहे हैं जिसे हटा सकते हैं? क्या कम एनर्जी वाले इंस्टेंस चुन सकते हैं? ये स्तंभ याद दिलाता है कि एफिशिएंसी सिर्फ कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नहीं, हमारे ग्रह के लिए भी ज़रूरी है। ये वाकई एक अहम जुड़ाव है। तो ये थे 6 स्तंभ। इन्हें समझने के बाद अब उस टूल की बात करते हैं जिसका जिक्र था, AWS वेल आर्किटेक्टेड टूल। ये क्या है और ये इस फ्रेमवर्क से कैसे जुड़ता है? ये AWS कंसोल में मिलने वाली एक फ्री सर्विस है। सोचिए, आपने अपना ऐप बना लिया। अब कैसे पता चलेगा कि वो इन 6 स्तंभों पर खरा उतरता है या नहीं? यहीं पर ये टूल काम आता है। ये बेसिकली एक इंटरैक्टिव चेकलिस्ट है। ये आपसे आपके सिस्टम के बारे में सवाल पूछता है। हर स्तंभ से जुड़े सवाल, जैसे क्या आपने लीस्ट प्रिविलेज लागू किया है, या क्या डिजास्टर रिकवरी प्लान है, और फिर ये बताता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। हाँ, आपके जवाबों के आधार पर ये टूल पोटेंशियल रिस्क्स, मतलब संभावित जोखिम, HRIs और MRIs पहचानता है और सुधार के लिए स्पेसिफिक सिफारिशें देता है। ये एक तरह से आपके आर्किटेक्चर का हेल्थ चेकअप है, जो सीधे AWS की बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है। ये दिखाता है कि आप कहाँ अच्छे हैं और कहाँ ध्यान देना है। मदद करता है। और सामग्री में एक जरूरी एग्जाम टिप भी थी, शायद यहाँ दोहराना ठीक रहेगा। अगर सवाल में पूछा जाए कि कोई कंपनी AWS बेस्ट प्रैक्टिसेस के आधार पर अपने वर्कलोड का मूल्यांकन कैसे कर सकती है, तो जवाब लगभग हमेशा वेल आर्किटेक्टेड टूल होता है। बिल्कुल सही। वो मूल्यांकन या समीक्षा शब्द कीवर्ड है। जब भी सवाल में बेस्ट प्रैक्टिसेस के कॉन्टेक्स्ट में ये शब्द दिखे, तो वेल आर्किटेक्टेड टूल दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अब इन स्तंभों को थोड़ा और रियल वर्ल्ड से जोड़ते हैं। कुछ सिनारियोज दिए गए हैं, देखते हैं ये कैसे फिट होते हैं। पहला, एक स्टार्टअप है, पैसे बचाने हैं और रिसोर्सेज को राइट साइज करना है, मतलब जरूरत के हिसाब से सही साइज। ये कौन सा स्तंभ हुआ? ये साफ तौर पर लागत अनुकूलन या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है। वे देखेंगे कि कहीं ज्यादा बड़े या महंगे इंस्टेंस तो नहीं यूज कर रहे हैं और क्या सेविंग्स प्लान्स वगैरह से पैसे बचा सकते हैं। वेल आर्किटेक्टेड टूल इसमें मदद कर सकता है। अगला, एक कंपनी चाहती है कि अगर उनका कोई सर्वर फेल हो जाए तो सिस्टम अपने आप ठीक हो जाए बिना किसी के कुछ किए। यहाँ कौन सा स्तंभ लगेगा? यहाँ विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी सबसे जरूरी है। उन्हें ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स, मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट्स, मतलब सिस्टम को एक से ज्यादा डेटा सेंटरों में फैलाना, और हेल्थ चेक्स जैसी चीजें यूज करनी होंगी ताकि सिस्टम ऐसी फेलियर झेल सके और खुद ही रिकवर हो जाए। एक और लेते हैं, एक फिनटेक कंपनी। उन्हें कस्टमर्स का सेंसिटिव डेटा एन्क्रिप्ट करना है और लीस्ट प्रिविलेज सख्ती से लागू करना है। यह बिना किसी शक के सुरक्षा सिक्योरिटी के दायरे में आता है। उन्हें डेटा एन्क्रिप्शन, स्ट्रिक्ट IAM पॉलिसीज, नेटवर्क सिक्योरिटी जैसे सिक्योरिटी ग्रुप्स और शायद सेंसिटिव डेटा की निगरानी के लिए AWS माखी जैसी सर्विसेज पर ध्यान देना होगा। ठीक है, अब एक ऐसा बिजनेस सोचिए जिसे सिस्टम मॉनिटर करने के लिए डैशबोर्ड चाहिए, कुछ गड़बड़ हो तो अलर्ट चाहिए, और अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो बाद में उसकी समीक्षा करनी है ताकि उसे सीख सकें। ये परिचालन उत्कृष्टता का क्लासिक उदाहरण है। क्लाउड वॉच डैशबोर्ड और अलार्म मॉनिटरिंग में मदद करते हैं। इंसिडेंट के बाद की समीक्षा प्रोसेस को बेहतर बनाने और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने में मदद करती है। ऑटोमेटेड रन बुक्स भी काम आ सकती हैं। और एक आखिरी उदाहरण, एक ई-कॉमर्स ऐप जिसे बड़ी सेल के दौरान अचानक बढ़े ट्रैफिक को संभालना है बिना स्लो हुए या क्रैश हुए। ये सीधे सीधे प्रदर्शन दक्षता से जुड़ा है। उन्हें पक्का करना होगा कि आर्किटेक्चर लोड संभाल सके। इसके लिए ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, शायद CDN जैसे क्लाउड फ्रंट का इस्तेमाल, ताकि स्टैटिक कंटेंट तेजी से जाए, और डेटाबेस का डिजाइन भी एफिशिएंट होना चाहिए। एक और जोड़ते हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए। एक कंपनी अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहती है और इसलिए अपने वर्कलोड्स को उन AWS रीजन्स में चलाना चाहती है जो ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं। हाँ, ये स्थिरता का सीधा एप्लीकेशन है। वे AWS से मिली जानकारी यूज करके ऐसे रीजन पहचानेंगे और साथ ही रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने के तरीके ढूंढेंगे ताकि कम एनर्जी लगे। ये उदाहरण वाकई इन स्तंभों को जिंदा करते हैं, दिखाते हैं कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, असली बिजनेस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। और जैसा आपने कहा, इन सभी सिचुएशंस में अगर मूल्यांकन या सुधार की बात आती है तो वेल आर्किटेक्टेड टूल एक जरूरी साथी है। बिल्कुल, ये टूल इन सभी एरिया में आपके करंट सिचुएशन को समझने और सुधार के लिए ठोस कदम सुझाने में मदद करता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए AWS वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क को
AWS क्लाउड में कुछ भी बनाने के लिए एक जरूरी गाइड या संविधान जैसा देख सकते हैं। ये सिर्फ रूल्स नहीं, बल्कि बेहतर, ज्यादा सफल क्लाउड सोल्यूशन बनाने का एक तरीका है। इन 6 स्तंभों ऑपरेशन एक्सीलेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाने से सिस्टम ज्यादा लचीला, कुशल, सुरक्षित और अब पर्यावरण के लिए भी ज्यादा जिम्मेदार बनता है। हाँ, सार यही है कि इन स्तंभों को समझना, उन्हें अपनी खास ज़रूरतों से जोड़ना और मूल्यांकन और सुधार के लिए वेल आर्किटेक्टेड टूल का रेगुलरली यूज़ करना ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि ये कोई एक बार का काम नहीं है। कई कंपनियां अपने ज़रूरी सिस्टम्स की समीक्षा इस फ्रेमवर्क से रेगुलरली करती हैं, शायद हर तिमाही, ताकि वे हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते रहें। ये एक बेहतरीन समरी है। आज की चर्चा से एक आखिरी विचार जो सुनने वालों के लिए छोड़ा जा सकता है। ये 6 स्तंभ असल में कितने जुड़े हुए हैं? क्या एक में सुधार करने से दूसरे पर असर पड़ सकता है, अच्छा या बुरा? जैसे रिलायबिलिटी के लिए सिस्टम को कई जोन में फैलाने से कॉस्ट बढ़ सकती है, या सिक्योरिटी के लिए हर चीज एनक्रिप्ट करने से परफॉर्मेंस पर थोड़ा असर पड़ सकता है। बड़े इंस्टेंस यूज करने से परफॉर्मेंस बढ़ेगी पर कॉस्ट भी बढ़ेगी, और शायद सस्टेनेबिलिटी पर भी असर हो। इन आपसी रिश्तों और ट्रेड ऑफ्स को कैसे बैलेंस किया जाए ताकि ओवरऑल बेस्ट नतीजा मिले, ये वो कला है जिस पर क्लाउड आर्किटेक्ट्स को लगातार काम करना पड़ता है।